तथागत सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। नानक चंद रत्तू जी के द्वारा लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, अध्याय 14, रेडियो वार्ताएं। आप देख सकते हैं बाबा साहब की ये फोटो। इसे आज मैं पढ़ करके सुनाऊंगी आप लोगों को। बीबीसी लंदन से रेडियो वार्ता। 12 मई 1956 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी लंदन से वार्ता करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने मैं बुद्ध धर्म क्यों पसंद करता हूं और वर्तमान परिस्थितियों में ये विश्व के लिए कितना लाभकारी है विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, मैं बुद्ध धर्म को प्राथमिकता देता हूं क्योंकि ये एक साथ संयुक्त रूप से 3 सिद्धांत प्रतिपादित करता है और जो कोई भी अन्य धर्म नहीं करता। अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा या मरणोपरांत जीवन की चिंता में लिप्त हैं। बुद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास और दैवी चमत्कार के विरुद्ध समझ की शिक्षा देता है। ये करुणा की शिक्षा देता है, ये समता की शिक्षा देता है। इस धरती पर कुशल व सुखी जीवन जीने के लिए मनुष्य को यही चाहिए। बुद्ध धर्म की इन्हीं 3 शिक्षाओं से मुझे प्रेरणा मिली। इन्हीं शिक्षाओं से पूरी दुनिया को प्रेरित होना चाहिए। समाज को ना तो ईश्वर और ना आत्मा ही बचा सकती है। बुद्ध धर्म विश्व के लिए वर्तमान परिस्थितियों में कितना उपयोगी विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा, एक तीसरा विचार भी है जिससे पूरी दुनिया विशेषकर इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से को आकर्षित होना चाहिए। दुनिया कार्ल मार्क्स और साम्यवाद, जिसके कि वे जनक हैं, के जोरदार आक्रमण से आबिद हो चुकी है। ये एक गंभीर चुनौती व कम्युनिस्ट धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है और उन्होंने सभी देशों की धार्मिक व्यवस्था की नींव हिला दी है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि धार्मिक व्यवस्था जो आजकल धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं रह गई है, एक आधार है जिस पर वह सब कुछ जो धर्मनिरपेक्ष है निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्षता बहुत दिनों तक नहीं चल सकती जब तक कि उसे धार्मिक मान्यता न मिल जाए, भले ही उसके तार कितनी ही दूर से क्यों न जुड़े हों। मुझे ये देखकर कि दक्षिण पूर्वी एशिया के बौद्ध देशों के विचार कम्युनिज्म की ओर मुड़े हैं, असीम आश्चर्य होता है। इसका अर्थ है कि वे जान ही नहीं रहे हैं कि बुद्ध धर्म क्या है। उन्होंने दावा किया कि बुद्ध धर्म ही कार्ल मार्क्स और उनके साम्यवाद का सटीक उत्तर है। रूसी ढंग के साम्यवाद का उद्देश्य है खूनी क्रांति से इसे लागू करना। बौद्ध साम्यवाद यही परिवर्तन रक्तपातहीन मानसिक क्रांति से ला सकता है। जो लोग साम्यवाद अंगीकार करने के लिए आतुर हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि संघ एक साम्यवादी संस्था है, किसी की निजी संपत्ति नहीं। यह हिंसात्मक ढंग से लागू नहीं हुआ है, ये मानसिक परिवर्तन का परिणाम है और फिर भी 2500 वर्षों से चला आ रहा है। इसका क्षरण हो सकता है पर इसके आदर्श आज भी एक को दूसरे से जोड़ते हैं। रूसी साम्यवाद को इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। उन्हें 2 अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देने चाहिए। एक तो ये कि साम्यवाद की हमेशा के लिए क्या आवश्यकता है। इसे स्वीकार किया जा सकता है कि उन्होंने ऐसा काम किया है जिसे करने में रूसी लोग कभी भी समर्थ नहीं थे, पर जब कार्य हो चुका तो लोगों को प्रेम पूर्वक स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि बुद्ध ने संदेश दिया था। इस कारण दक्षिण पूर्व देशों को रूसी जाल में कूदने से पहले जरूर सावधान हो जाना चाहिए। इसमें से वे कभी भी निकल नहीं पाएंगे। उनके लिए कुल मिलाकर आवश्यक ये है कि बुद्ध का अध्ययन करें, उन्होंने क्या उपदेश दिए इसे ठीक ठीक समझें और उनकी शिक्षाओं को राजनीतिक स्वरूप दें। निर्धनता है और हमेशा रहेगी, यहाँ तक कि रूस में भी गरीबी है, पर निर्धनता मानवीय स्वतंत्रता की बलि चढ़ा देने का बहाना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से बुद्ध की शिक्षाओं की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं की गई है और न ही ठीक ढंग से उन्हें समझा गया। उनके वचन सामाजिक सुधार संबंधी सिद्धांतों के संग्रह हैं, इसे पूरी तरह समझा जा चुका है। एक बार यदि यह समझ लिया जाए कि बौद्ध मत वास्तव में सामाजिक उपदेश है तो इसका
पुनर्जीवन सदा के लिए हो जाएगा, क्योंकि तब दुनिया महसूस करेगी कि बुद्ध धर्म प्रत्येक व्यक्ति को इतना आकर्षक क्यों लगता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से रेडियो वार्ता। 20 मई 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से वार्ता करते हुए भारत में लोकतंत्र की प्रगति के अवसर पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की गणतंत्र या संसदीय सरकार से बराबरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की बुनियाद सरकार से स्वरूप पर आधारित नहीं है, चाहे वह संसदीय हो या और कोई। लोकतंत्र सरकार के स्वरूप से कहीं बड़ी चीज है। ये मूलतः साथ साथ सहयोग से रहने का तरीका है। जो लोग समाज की स्थापना करते हैं, उनके सहकारितापूर्ण जीवन के संबंध में लोकतंत्र की जड़ सामाजिक संबंधों में खोजनी होगी। भारतीय समाज अनगिनत जातियों से मिलकर बना है, जिनकी अपनी अपनी जीवन शैली में भिन्नता है। जाति प्रथा का अस्तित्व होने का अर्थ सामाजिक आदर्शों और इस तरह से लोकतंत्र को ही सिरे से नकारना है। भारतीय समाज जाति प्रथा में इतना गहराई से बैठा है कि हर चीज जाति के आधार पर ही आयोजित होती है। जाति प्रथा का एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक भारतीय दूसरे भारतीय के साथ खाना नहीं खा सकता और न ही आपस में विवाह संबंध बना सकता है, क्योंकि यदि वे एक ही जाति के नहीं होते। जाति प्रथा चुनाव में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, वाणिज्य और यहाँ तक कि परोपकार में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। जाति प्रथा घृणा का ऊपर जाता हुआ और तिरस्कार का नीचे आता हुआ मापदंड है। जाति और वर्ग में अंतर है। वर्ग पंथ में पूरी तरह पृथक्करण नहीं है, जबकि जाति प्रथा में ऐसा ही है। जाति प्रथा का तीसरा लक्षण जो उसकी बुराइयों को स्पष्ट करता है और लोकतंत्र की जड़ ही काट डालता है, वह यह है कि एक जाति एक ही पेशा अपनाने को बाध्य होती है। जाति प्रथा समाप्त करने में सबसे बड़ी बाधा वर्गीकृत असमानता है, जो जाति प्रथा के प्राण है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज सामूहिक कर्म करने में अपंग है और वह नहीं समझता कि उसकी सामूहिक भलाई किसमें है। उन्होंने प्लेटो का उदाहरण दिया। समाज की रचना अंततः निज का अस्तित्व समाप्त हो जाने की समझ पर आधारित है। उनका मानना था कि यदि हम अंततः को नहीं समझे, इससे होने वाली भलाइयों को नहीं समझे, तो हमें दुर्घटनाओं और सनकीपन की दया पर जीना होगा। उनकी धारणा थी कि शिक्षा जाति प्रथा के उन्मूलन के साधन के रूप में सहायक नहीं होगी, पर शिक्षा एक घोलक का काम कर सकती है यदि उसे भारतीय समाज के निम्न स्तर पर लागू किया जाए, क्योंकि तब ये उनके अंदर विद्रोह की भावना को जागृत कर सकती है। उन्होंने कहा, एक बार उनकी आंखें खुल जाएं तो वे अनुभव करेंगे कि वैसे तो शिक्षा भारी पैमाने पर दी जा रही है, पर भारतीय समाज के उचित वर्ग को नहीं दी जा रही है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यदि आप ऐसे वर्ग को शिक्षित करेंगे जो अपने हित लाभ के लिए जाति प्रथा को जारी रखने का आदी है, तो जाति प्रथा और सुदृढ़ हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि समाज के निम्न वर्ग को शिक्षित करेंगे जो जाति प्रथा को उड़ा देना चाहता है, तो जाति प्रथा उड़ जाएगी। उन्होंने गर्जना, इस समय भारत सरकार व अमेरिकी संस्थाओं द्वारा आंख मूंदकर शिक्षा को जो सहायता दी जा रही है, वह निश्चित ही जाति प्रथा को मजबूत करेगी। धनी को और धनी तथा गरीब को और गरीब बनाना गरीबी हटाने का कोई तरीका नहीं है, और यही बात शिक्षा पर जाति प्रथा मिटाने के साधन के रूप में अपनाने पर लागू है। ऐसे लोगों को शिक्षित करना जो जाति प्रथा को बनाए रखना चाहते हैं, भारत में लोकतंत्र के स्वरूप को बेहतर नहीं बना पाएंगे, बल्कि लोकतंत्र को गहरे संकट में डाल देंगे। तो साथियों, ये चैप्टर पूरा हुआ। अब मैं विदा चाहूंगी। जय भीम, जय संविधान।